तो बच्चों लास्ट हमने मनी में काफी कुछ इंट्रोडक्टरी पढ़ लिया था। बेसिक डेफिनेशन भी मैंने आपको मनी की बता दी थी, ठीक है। हमको आज फंक्शंस पढ़ने थे, बट मैंने सोचा फंक्शंस पढ़ने से पहले एवोल्यूशन ऑफ मनी में आपको टाइप्स बता दिए जाए। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी का कॉज हम पढ़ चुके हैं, आई रिपीट कॉज हम पढ़ चुके हैं। क्यों पैसे की जरूरत पड़ी? क्योंकि कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट करता था? बार्टर सिस्टम। क्या समस्याएं थी? भिंडी खरीदने गए सर, सब्जी वाला कह रहा है 2 मीटर सिल्क का कपड़ा लेके आओ तो 1 किलो भिंडी देंगे। फिर हमने कहा पोटेटो खरीदने, वो कह रहा है 3 किलो गेहूं लेके आओ तो पोटेटो देंगे 1 किलो। तो हर चीज का प्राइस अलग अलग सो कॉल्ड चीजों में एक्सप्रेस किया जा रहा था। एक कॉमन रॉड नहीं था हमको प्राइस वैल्यू एक्सप्रेस करने का। दैट्स वाई बार्टर सिस्टम को खत्म करके बच्चों क्या इन्वेंट किया सोसाइटी ने? मनी। तो मनी के एवोल्यूशन का कॉज पता लग गया आपको। और मनी जब सो कॉल्ड बन रहा था तो उसके टाइप्स कितने थे बच्चों? तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मनी बेस्ड ऑन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। टिकिया पकौड़ी कचौड़ी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा बोथ इन आईसी एंड सीबीएसई, व्हाट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो अगर आपका पहला ऑप्शन है बार्टर सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है सो कॉल्ड टाइम, तीसरा प्लेस और चौथा सर्कमस्टेंसेस, तो आप आंसर बार्टर सिस्टम क्लिक करेंगे। गॉट इट क्लियर? तो समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह का मनी डेवलप हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इंसान आपकी शॉप पे आता है और 40-50 हजार रुपए का कोई सामान खरीदता है, बट उस बेचारे के पास कैश है ही नहीं, तो आप उससे कहोगे मेरे को चेक काट के दे दो। वो कह रहा है मेरा बैंक में अकाउंट ही नहीं, मैं चेक कहां से काटूं। तो वो कह रहा है कि मेरे पास एक गोल्ड की रिंग है, तो ये भी लगभग इतने की है। तो आप मजबूरी में उससे वो चीज ले लेंगे बच्चों की नहीं लेंगे? ले लेंगे ना। इस चीज को हम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज कमोडिटी मनी, वेयर इन माय एग्जांपल गोल्ड इज एक्चुअली अ कमोडिटी। मान लीजिए कि किसी के घर में 10 किलोग्राम 120 रुपए प्रति केजी वाला बासमती राइस रखा है। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दिस कमोडिटी चिल्ड्रन? 1200 रुपीज। और वो इंसान जाता है शू खरीदने के लिए, और शू भी लगभग 1200 रुपए का है। शॉपकीपर को उसने कहा मेरे पास कैश तो नहीं है और ना मेरा बैंक में कोई अकाउंट है, नीदर आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, और मेरे पास गोल्ड भी नहीं है। अगर शू तुम्हें बेचना है तो बदले में मेरे से 10 किलो चावल ले लो। वो शॉपकीपर कहेगा ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे को चावल भी दे सकते हो। सो अगेन इन दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन, व्हाट इज द कमोडिटी? राइस इज द कमोडिटी बेसिकली। तो उस जमाने में जब पैसा जैसा कुछ था ही नहीं चिल्ड्रन, तो एनिमल की स्किन का जो फर होता है, सो कॉल्ड सॉल्ट, राइस, व्हीट, यूटेंसिल, वेपन्स, इन सबको यूज किया जाता था एज व्हाट चिल्ड्रन? कमोडिटी मनी। समझ में आ गया? आपने अगर ऋतिक रोशन जी को मूवी देखी हो मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम अगर आपने सुना हो, तो उन सिविलाइजेशंस में कैसे गांधी जी वाले नोट हुआ करते थे? नो, गांधी जी नहीं थे इसलिए नोट नहीं था, नहीं नहीं नहीं, लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। इवन आज भी बच्चों टिल डेट, मैं मतलब लेटेस्ट 2024 की आपको बातें बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े कॉलोनाइजर हैं और आपके पास 100 करोड़ रुपए की जमीन है, और कोई बड़ा बिल्डर आपको आता है और बोलता है भाई 10 करोड़ रुपए की इसकी एक 10% पार्ट हमको दे दो। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ले जाओ। बट ही सेज कि हम 8 करोड़ रुपए तो कैश दे देंगे, बट 2 करोड़ रुपए के गोल्ड बिस्किट हमारे पास हैं, वो ले लो हमसे। विल यू डिनाई? नो। बट अगर वो कहेगा चावल ले लो तो डेफिनेटली यू विल डिनाई, कि चावल ले लेंगे, खा कहां से पाएंगे इतना चावल, और कहीं खा के तो पेट खराब हो जाएगा। तो आज भी कमोडिटी मनी मेनी प्लेसेस पे एग्जिस्ट करता है। और एकदम तड़कता भड़कता दादी जी टाइप एग्जाम्पल, मोहल्ले में, कुछ पुराने मोहल्लों में इंडिया में लोग बर्तन लेके आते हैं ठेले पे और टोकरे में बच्चों। और आपके घर में भी शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा। हमारी दादी माँ तो ये सब कर्मकांड खूब किया करती थी। मतलब 22 साल हो गए उनको ऊपर गए हुए, बट उसके पहले उन्होंने ये सब हरकतें खूब की हुई हैं। पुरानी शर्ट्स, पुराने ट्राउजर्स ये लोग खरीद देते हैं, और बदले में जग स्टील का, ग्लास, प्लेट, कुछ सो कॉल्ड कैसरोल एंड ऑल, ये आपको देके चले जाएंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं? बार्टर सिस्टम ही तो है। तो हेयर क्लोथ्स आर यूज्ड एज मनी। अब मेरे अंदर एक बार ऐसी क्यूरियोसिटी आई कि भाई इस कपड़े का होता क्या है। पहले मेरे को लगता था वो जो बर्तन बेचने का कपड़ा पहन लेता है, बट देना है थोड़ी कितना कपड़ा पहनेगा वो। तो मैंने एक दिन उसको साइकिल से फॉलो किया। फिर मेरे को पता लगा एक पर्टिकुलर मार्केट में जाके वो उन क्लोथ्स को बेचता है और उनसे कैश लेता है,
और जिस शॉप से बर्तन लेके आया था उस शॉपकीपर को कैश दे देता है। तो बर्तन शॉपकीपर ने उसको क्यों दिए थे? सवेरे आता है, 10,000 रुपए के बर्तन अपने टोकरे में भरता है, ठेले में लगाता है, शाम तक जितने बर्तन बिक गए वेल एंड गुड, उसका पैसा शॉपकीपर को मिल जाएगा और बाकी बर्तन वापस हो जाएंगे। कानून की भाषा में बर्तन वाले के बीच में और शॉपकीपर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं पेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? पेलमेंट। तो जो वो दुकानदार है जिसने बर्तन दिए थे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बिक गए तो पैसा दे देना, नहीं बिके तो इवनिंग में रिटर्न द यूटेंसिल्स टू मी, कल सवेरे फिर ले जाना। तो दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट। शॉपकीपर जिसने बर्तन दिए वो बेलर, और जो आपके घर में टोकरा लेके सिर में आया ही इज द बेली बेसिकली। समझ में आ गया? तो अब ये बहुत कम हो गया, ना रही वैसी दादी माँ लोग और ना रहे उस तरह के कपड़े बेसिकली। नहीं तो पहले ऐसे एक्सचेंज इंडिया में बहुत हुआ करते थे। तो हमने तो देखा है, अब आप नई जनरेशन है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा आप लोगों ने घरों में? चलिए, जिन्होंने देखा है अगर फिर से देखे तो एक वीडियो बना के दे दीजिएगा, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और बाकी सब्सक्राइब वगैरह आप खरीदेंगे। खैर, समझ में आ गया बच्चों व्हाट इज कमोडिटी मनी? एवरीबडी, तो प्लीज पुट द हेडिंग। मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप उनको लिख लीजिए। तो ये भी एक तरह का कहने को बार्टर सिस्टम ही है बच्चों। समझ में आ गई सबको बात? प्लीज अपडेट दिस झटपट फास्ट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज सीन कि मेनका गांधी जैसे लोगों ने भाई फर और स्किन को तो पूरी तरह से डिनाई कर ही दिया। सॉल्ट वगैरह भी यूज नहीं होता था, स्टोरेज का अगेन इसके साथ भी इशू था। तो दुनिया में लॉन्च क्या हो गया बच्चों? मेटालिक मनी। और मेटालिक मनी ही बेसिकली किस चीज को बर्थ देते हैं? कॉइन्स को। कभी आप सोच सकते हैं कि नोट मेटल का होगा? पतली सी शीट मेटल की हो, पता लगा लोग नस काट के आत्महत्या कर ली है, सामने वाली गर्दन काट दी है। तो मेटालिक मनी के फॉर्म में आपको कॉइन्स ही मिलेंगे। तो जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस किया चिल्ड्रन, मैं इसमें एक दो चीजें आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो सिलेबस में अगेन नहीं है। स्टार्टिंग में जो कॉइन्स हुआ करते थे बच्चों, लिटरली मतलब राजा अकबर वगैरह के जमाने में तो गोल्ड के हुआ करते थे, फिर उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में भी सिल्वर का कॉइन चला। बट ये जो सिल्वर का 1 रुपए का कॉइन होता था ना बच्चों, उस जमाने में इतना सिल्वर सही में 1 रुपए में मिलता था। आज इतने सिल्वर की वैल्यू डिमांड बढ़ने की वजह से 800-900 रुपए हो गई है। दीपावली में लोग सिल्वर कॉइन अपने घर में लेके आते हैं, तो कहीं आप तनिष्क वगैरह से ले लो तो शायद 1,000 रुपए ना चिपका दे कहीं आपको, नहीं तो 700-800 रुपए में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस कॉइन के ऊपर 1 रुपए छपा है, जिसकी डिमांड और सप्लाई की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज ईयर्स 800 रुपए वैल्यू है, क्या आप उसको 1 रुपए में इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस तरह के कॉइन्स चलने इंडिया में बंद हो गए। उसके बाद कॉइन्स कॉपर क्या है? आजकल जो कॉइन्स आते हैं चिल्ड्रन, उसमें मल्टीपल मेटल्स को मिलाया जाता है मजबूती के लिए, और वो एलॉय होता है। बेसिकली एलॉय का मतलब समझते होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेटल्स। नहीं तो पहले जो कॉइन होते थे वो दो तरह के होते थे, या तो उसमें एक मेटल होगा या मल्टीपल मेटल्स होंगे। तो अगर एक मेटल होगा, ऐसा भी होता था कि दो मेटल हो, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर और कुछ नहीं, और फिर गोल्ड सिल्वर कॉपर बहुत ढेर सारे, यू कैन नेम देम। तो अगर सिंगल मेटल वाला कॉइन है, हम इस टेक्निक को बोलते थे मोनोमेटलिज्म। व्हाट? मोनोमेटलिज्म। दो कॉइन वाली टेक्निक मतलब दो मेटल्स आ गए तो बाय मेटलिज्म, और ढेर सारे मेटल्स अगर आ गए तो इट इज मल्टी मेटलिज्म। व्हाट? मल्टी मेटलिज्म। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमांड सप्लाई इतना सो कॉल्ड बाइफरकेट हो गई, डिमांड इतनी ओवरशूट हो गई और सप्लाई इतनी कम कि उस 1 रुपए के चांदी के या सोने के सिक्के को आज आप 1 रुपए के लिए एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए इस कॉइन का वेट फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन इज जस्ट 10 ग्राम्स। उस जमाने में इतना सोना और चांदी 1 ग्राम का आता था, मतलब 1 रुपए का आता था। बट आज ये 10 ग्राम का कॉइन अगर है गोल्ड का बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70,000 रुपए। और अगर सिल्वर का भी है तो अराउंड चिल्ड्रन इसकी वैल्यू हो जाएगी 6,000-7,000 रुपए। तो क्या इसको कोई 1 रुपए में इस्तेमाल करेगा? दैट्स वाई इस तरह के कॉइन चलने बंद हो गए। बट अगर आप पुरानी मूवीज वगैरह कुछ देखें तो वहां लिटरली जब राजा अकबर बहुत खुश होते थे तो बोलते थे 100 स्वर्ण मुद्राएं सौरभ सर को गिफ्ट कर दी जाए हमारी तरफ से। तो आज क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी? सड़ी हुई मुद्राएं भी आपको ना मिले आज की तारीख में। So nowadays we do not have metallic money constituting gold and silver. कॉपर भी नहीं होता, वो बेसिकली आयरन स्टील ये सब होता है। समझ में आ गई बात? और कितने लोग तो कलाकार हैं इंडिया में, 1 रुपए का कॉइन होता है ना बच्चों, ये भिखारियों से खरीद लेते हैं और ढेर सारे कॉइन्स को मेल्ट करके लोहा बना के बेच देते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 1 रुपए के कॉइन में जो लोहा होता है वो 1 रुपए से भी कहीं ज्यादा का होता है। तो गवर्नमेंट ने फिर इसके ऊपर पकड़ धकड़ भी की है। इसलिए गवर्नमेंट आजकल जो कॉइन ला रही है इट इज ऑफ ₹20 एंड
10। तो 20 रुपए का कॉइन और 10 रुपए का कॉइन भी होता तो उतना ही बड़ा लगभग, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, बट मार्केट में जब वो सर्कुलेट होता है तो वो बहुत हाई वैल्यू पे सर्कुलेट होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रही है, ताकि लोग कम से कम कॉइन्स को इस तरह से मेल्ट करके चोरी चकारी का काम करें। और जब मेरे को लगता है इंडिया में 70-80% डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तब शायद ये टॉपिक भी एवोल्यूशन ऑफ मनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। समझ गया मेटालिक मनी के बारे में? तो बस मेटालिक मनी में कॉइन्स लिख लीजिए। मोनोमेटलिज्म, बायोमेटलिज्म, मल्टी मेटलिज्म इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ग्रेजुएशन में आप जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे आपको टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी, और वहां पे मैक्सिमम चीजें तो बच्चों को खुद ही पढ़नी होती हैं। तो आज के कॉइन्स किस चीज के होते हैं? गोल्ड के होते हैं? सिल्वर के होते हैं? नो, इट इज एन एलॉय। तो मल्टी मेटलिज्म का जमाना है। समझ गया सब लोग? अब कॉइन्स में क्या प्रॉब्लम थी, एक तो मैंने आपको अभी बता दी कि भाई लोग इसको मेल्ट कर दिया करते थे। पता लगा 2 रुपए के 10,000 कॉइन्स इकट्ठे किए 20,000 रुपए के, और उससे जो मेल्ट करके स्टील निकला वो 26,000 रुपए का बाजार में बिक रहा है। तो लोग ये सब भी कर्मकांड करते थे इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये बड़ा ही लॉसी अफेयर है, क्योंकि कॉइन्स की एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब स्टार्ट किया जाए पेपर करेंसी। 500 रुपए का नोट बच्चों, क्या 500 रुपए लगते हैं इसको बनाने में? हार्डली शायद 20-25 रुपए। शाहिद कपूर जी से मिल लीजिएगा, वो शायद और सस्ते में बना देंगे। अब बच्चे कहेंगे सर ये शाहिद कपूर कहां से चले आए? अरे फर्जी एक मूवी आई थी, वो उसमें नोट बनाया करते थे फर्जी टाइप का। व्हाट इट क्लियर? तो पेपर मनी को इन्वेंट इसीलिए किया गया था क्योंकि जो मेटेलिक कॉइन होता है बड़ा हैवी होता है, भारी होता है, तो जो पेपर मनी होगा चिल्ड्रन वो बहुत ही हल्का होगा। ऑब्वियस सी बात है, पेपर मनी की लाइफ बहुत कम होती है, बट अगेन बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए 500 रुपए का कॉइन अगर इतना चुन्ना सा बना दिया जाए, पता लगा जेब से गिर गया, लुढ़क गया, गए 500 रुपए आपके। तो इन दैट केस शायद यही वजह रही होगी कि पुराने जमाने में तो नोट बहुत बड़े बड़े थे, आजकल तो नोट एकदम चूरन की तरह लगते हैं। वो 2000 वाला तो ऐसे ही लगता है जैसे चूरन की पुड़िया में निकलता है। तो इन दैट केस पेपर मनी को इसीलिए लाया गया था क्योंकि जिस जमाने में हम बात करते थे मेटालिक कॉइन्स की चिल्ड्रन, चाहे वो गोल्ड का हो चाहे सिल्वर का हो, उसको कैरी करना बड़ा ही इनकन्वीनियंट था, थेफ्ट के चांसेस थे, स्टील हो सकता था, बट पेपर मनी को कैरी करना कंपैरेटिवली इजी था। सो इसलिए पेपर मनी इन्वेंट किया गया। और शायद आप लोग इस बात को जानते होंगे कि पेपर मनी का इन्वेंशन सबसे पहले कहां हुआ था? चाइना में। क्यों ऐसा था? क्योंकि चाइना में पेपरस पेड़ जो था उससे पेपर बनाया गया था एक्चुअली, तो वहीं पे पेपर मनी सबसे पहले इन्वेंट हुआ। सो ईदर इट इज पेपर मनी और सो कॉल्ड वी कॉल इट एज मेटालिक कॉइन चिल्ड्रन, बोथ आर कंट्रोल्ड बाय whom इन इंडिया? आरबीआई। इसीलिए हर नोट पे लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को एक पैरेलल अथॉरिटी दी है कि वो मनी की सप्लाई को कंट्री में मैनेज करेंगे। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज पेपर मनी? पेपर मनी सबको समझ में आ गया? देर आफ्टर मेरे को शॉपिंग करनी है 1 लाख रुपए की, बट मेरे पास कैश रखा है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। क्या मैं शॉपिंग कर सकता हूं बच्चों? बिल्कुल नहीं कर सकता। बट क्या इंतजाम गवर्नमेंट करे कि हम शॉपिंग ज्यादा पैसे की कर लें? गवर्नमेंट कहेगी आप हमसे पैसा बोरो कर लीजिए। तो दैट मनी विच गवर्नमेंट गिव्स अस थ्रू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन, दैट मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट मनी। बट अल्टीमेटली क्रेडिट मनी आता कहां से है? किसी का सरप्लस पैसा जो बैंक में होगा वही पैसा बैंक हमको दे देगा। समझ में आ गई? और आप इस पैसे को बैंक से कैश के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, एज वेल एज आप किसी को चेक काट के भी दे सकते हैं। और आजकल तो इसके लिए चलता है व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन क्रेडिट कार्ड बेसिकली। समझ गए इस बात को? देयर आफ्टर क्रेडिट कार्ड की बात अगर करें तो क्रेडिट मनी तो है ही है, बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी। समझ में आ गई बात? सो इन सबको जल्दी से झटपट अपडेट कर ले जरा। सो प्लास्टिक मनी सबको समझ में आ गया बच्चों? प्लास्टिक मनी अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए चलते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में बच्चों। यहां पे आपको नजर आएंगी 3 क्लासेस, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। समझ में आ गया? चलिए, तो व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? बड़ा ही सिंपल है बच्चों। आपने 20 रुपए का एक कॉइन देखा,
और आपने बच्चों 5 रुपए का एक कॉइन देखा, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटास खाए बगैर और जवाब दें, क्या 20 रुपए का सिक्का बनाने में सरकार के 20 रुपए खर्च होते हैं? नो। मान लेते हैं कि भाई ये कॉइन 1 रुपए का है, थोड़ी सी डेफिनेशन यहां पे इनकम्प्लीट आपको मिलेगी। इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 4 रुपए, इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5 रुपए, और इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 रुपए 20 पैसे। सुनाई पड़ गया? तो गवर्नमेंट को कौन सा कॉइन चलाने में बहुत नुकसान है? 1 रुपए का। और कौन सा कॉइन गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है? 4 रुपए का मसाला तैयार करो और 20 रुपए में पब्लिक लेगी उसको। यस और नो? सो एनी यूनिट ऑफ मनी जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर हो। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जितने का ठप्पा लगा है उसके ऊपर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिससे वो बना है। आई रिपीट, जिससे वो बना है। तो नाइकी का शू जिसकी कॉस्ट है 250 रुपए, बट बाजार में वो बिकता है 40,000 रुपए का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिससे वो बना है 250 रुपए बच्चों, और फेस वैल्यू जितने मार्केट में बिक रहा है इट इज 40,000 रुपी। तो ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश रूल में इंडिया में आया था। और उस जमाने में बच्चों 1 रुपए का कॉइन किस चीज का बनता था? सिल्वर। आज भी वैसे कई कॉइन्स मार्केट में हैं, कितने तो डुप्लीकेट भी बनाने लग गए लोग, बट ओरिजिनल कॉइन उसमें क्वीन एलिजाबेथ की फोटो आपको नजर आएगी, उसमें आपको किंग जॉर्ज की फोटो नजर आएगी, मेरी फोटो भी शायद नजर आ जाए आपको। तो उस जमाने में 1 रुपए के कॉइन में जितना सिल्वर लगता था वो 1 ही रुपए का होता था। बट आज डिमांड इतनी ज्यादा और सप्लाई इतनी कम कि आज वो 1 रुपए का होना पॉसिबल नहीं है। तो एवोल्यूशन की बात करें तो वो मेटालिक की कैटेगरी में आएगा क्योंकि कॉइन है। और अगर उसके सो कॉल्ड मेटालिक कॉम्पोजिशन की बात करें और वो है कितने का, तो आप उसे क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? फुल बॉडीड मनी। मतलब जितना उस पर छपा है उसको बनने में भी उतने का मेटल लगा है। पूरी प्रोसेसिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं सिर्फ मेटल कंटेंट की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो 5 रुपए के सिक्के में अगर 5 रुपए का मेटल लग गया तो इट इज विच टाइप ऑफ मनी चिल्ड्रन? फुल बॉडीड मनी। और सर 1 रुपए वाले में तो 1 रुपए से ज्यादा लग गया, इसको क्या बोलेंगे? 20 रुपए वाले में तो 4 ही रुपए लगा, इसको क्या बोलेंगे? ये रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में? वो बता कुछ और रहा है और है कुछ और। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इंट्रिंसिक वैल्यू शब्द का मतलब समझ में आ गया, उसकी जो एक्चुअल वर्थ है। तो आपका घर बना था 40 लाख रुपए में, बट 20 ईयर्स के बाद लैंड का प्राइस बढ़ गया, घर में सो कॉल्ड रेगुलर अपकीप एंड मेंटेनेंस हो रहा है, तो लोग उसको 2 करोड़ में भी खरीदने को तैयार हैं। तो इट्स मार्केट वैल्यू 2 करोड़, बट बना कितने में था? सिर्फ 40 लाख में। दैट वाज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जिससे वो बना है वो इंट्रिंसिक, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सो कॉल्ड फेस वैल्यू। समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्ड एज फुल बॉडीड मनी? पक्का? तो हेडिंग लिख ली होगी सबने शायद, और ये बात भी लिख लीजिए, मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू। यहां पे फेस वैल्यू को मनी वैल्यू बोला गया है बच्चों, और कमोडिटी वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये शब्द समझ में आ गए होंगे। फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू सबको समझ में आ गया बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या होता है? इट इज जनरली मेड अप ऑफ पेपर। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये डेफिनेशंस 2024 में नहीं लिखी गई हैं, ये 1970, 75, 80 में लिखी गई थी। उस जमाने में कॉइन्स का चलन जनरली ज्यादा था। या अगर नोट्स की बात करें तो उस जमाने में 2000 या 1000 के नोट नहीं आते थे। ओके, इफ यू टॉक अबाउट 1947 एंड ऑल चिल्ड्रन, मैक्सिमम 100 रुपए का नोट आता था। दादाजी से पूछिएगा, वो खूब बड़े साइज के नोट होते थे वो। व्हाट इट क्लियर? पुरानी मूवीज में भी आपकी जो छोटी वाली 5 रुपए वाली कॉपी नहीं आती है, बस समझ लियो उतना चौड़ा पेज होता था। उस समय के करेंसी नोट्स वैसे हुआ करते थे। धीरे धीरे बुद्धि भी कम हो गई लोगों की, नोट का साइज भी छोटा हो गया। तो वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज मच बिगर देन इट्स वैल्यू एज अ कमोडिटी। आ गया वही बच्चों, 20 रुपए का सिक्का कितने रुपए में बना है ये? 4 रुपए में। 500 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट कुड बी द एग्जाम्पल्स। मान लीजिए 100 रुपए का नोट बनता है लेटर से 8 रुपए में, और 500 रुपए का नोट थोड़ा सा ही तो बड़ा होता है, बस मान लीजिए 12 रुपए में बनता है। सर इतना थोड़ा फर्क होगा? अब हम इस पे तो गई और बहस करेंगे नहीं। हो सकता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कॉस्ट मैंने जोड़ दी होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है, 20 रुपए का सिक्का अपनी औकात कितनी बता रहा है? 20 रुपए।
बट है कितने इसके अंदर कमोडिटी की वैल्यू, लोहे की वैल्यू 4 रुपए। समझ में आ गया? 500 रुपए अपनी वैल्यू कितनी बता रहा है? 500, बट बना कितने में? 12 रुपए में। और 100 रुपए आठी का है, बट अपनी वैल्यू कितनी चला रहा है मार्केट में? 100। तो यहां पे इन सब की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है चिल्ड्रन, दैट इज वेरी 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 लेस, whereas फेस वैल्यू इज समवॉट मोर। समझ में आ गया? तो जितना कमोडिटी का कंटेंट, जितने का मेटल, उतने की ही फेस वैल्यू फुल बॉडीड। कमोडिटी कंटेंट कम है बट रिप्रेजेंट अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई इंसान बड़ा हैवी ड्यूटी है, खूब मोटा है, फूक दिया गिर गया, क्या था वो? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड था। समझ में आ गया? और कोई खूब मोटा सा था खली की तरह, आपको फूक दिया, उड़ गए एकदम, और आप उसको धक्का मारे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है रियलिटी में वो स्ट्रेंथ है भी। पापा आपके खूब डांटते हैं, खूब डांटते हैं, खूब डांटते हैं, लगता बड़े स्ट्रिक्ट हैं। मम्मी ने एक बार बोल दिया कान के नीचे 2 लगाओ, पापा ने रहने दो, मेरी हिम्मत नहीं है। तो पापा इज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। और मम्मी को आपने सोचा था 4 झापड़ मारेंगी, सही में 4 ऐसे मारे, चटनी बन गई आपकी। तो मम्मी इज फुल बॉडीड। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप कभी को बोलते हैं ना, अरे हवा भरी है इस इंसान के अंदर, समझ में आ गया? तो वो कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी। इज दैट क्लियर? तो कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, अंदर से बड़े नरम होते हैं, नारियल की तरह। क्या हो गए वो? फुल बॉडीड। देखने में बड़े स्ट्रिक्ट है, बुलडॉग टाइप एकदम, बट रियलिटी में उतने स्ट्रिक्ट है ही नहीं। इट इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड। अब फुल बॉडीड का मतलब ये मत समझिएगा सर बड़ा बढ़िया गोला कटा हुआ है, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सॉरी, ये फुल बॉडीड नहीं होता है। समझ में आ गई दोनों बातें? तो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखे थे, 20 रुपए का कॉइन बना 4 में है, 5 रुपए का कॉइन बना 5 में है, बट 1 रुपए वाला कितने में बना है? 1 रुपए 20 पैसे में। तो इसके लिए हमारे सो कॉल्ड मॉनेटरी सिस्टम में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो बराबर मेटेलिक कंटेंट हो, बराबर उसकी कमोडिटी की वैल्यू हो, 500 रुपए के नोट में 500 रुपए का कागज लग गया, फुल बॉडीड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट कंफ्यूजन मत लीजिएगा बच्चों, 1-2 बातें इसमें और याद रखनी है। जनरली फुल बॉडीड मनी, जनरली, आई रिपीट जनरली, कॉइन्स के लिए वर्ड यूज किया गया, किसके लिए? कॉइन्स के लिए। बट अगर आप सिर्फ इसकी प्योर डेफिनेशन देखें तो फुल बॉडीड का मतलब यही है, 5 रुपए का सिक्का अगर 5 रुपए के कंटेंट ऑफ मेटल से बना है तो फुल बॉडीड। 500 रुपए का नोट अगर 500 रुपए के कागज से बना है तो फुल बॉडीड। बट किताब में फुल बॉडीड का मतलब सिर्फ कॉइन के लिए है, नोट के लिए नहीं। समझ में आ गया? नोट के लिए क्या यूज किया गया है? रिप्रेजेंटेटिव। फिर से सुनिए, 4 रुपए लगे मेटल में, 4 रुपए का मेटल इस्तेमाल किया और 20 रुपए का सिक्का बना दिया, क्या बोलेंगे उसको? रिप्रेजेंटेटिव। 12 रुपए लगे कागज में और 500 का नोट छाप दिया, क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। 8 रुपए लगे कागज, 8 रुपए का लगा और 100 का नोट छाप दिया, क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई, बट अगर हम बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करें और बुक के हिसाब से चलें तो दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर पेपर मनी, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर मेटालिक कॉइन्स बेसिकली। समझ में आ गया? सर आप मेटालिक कॉइन क्यों यूज कर रहे हैं? कॉइन प्लास्टिक का भी हो सकता है, कॉइन प्लास्टिक का भी हो सकता है, बट करेंसी में जो कॉइन चलता है वो हमेशा मेटल का चलता है। क्यों सर मेटल का चलता है, प्लास्टिक का क्यों नहीं बनाया सरकारों ने? डुप्लीकेसी हो सकती है, और मेटल की जो लाइफ है वो प्लास्टिक से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा। समझ गए बातों को? तो फुल बॉडीड की 2 डेफिनेशन है, जितने की उसकी सो कॉल्ड कमोडिटी की वैल्यू, जितने का लोहा उतना ही छपा है, जितने का कागज उतना ही छपा है, बट चलता किसके ऊपर है? ये मेटल के ऊपर, पेपर के ऊपर नहीं चलता। और रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन किस पे अप्लाई होगी? पेपर पे होगी, मेटल पे नहीं होगी। बट डेफिनेशन देखे तो लागू दोनों पे कर सकते हैं। अंडरस्टूड द बुकिश कंटेंट एंड द एक्चुअल कंटेंट? समझ गए बातों को? जग्गी जी समझ गए? चलिए चलते हैं आगे। यहां पे आपको एक और कंपोजिशन नजर आएगा बच्चों, लिखा हुआ, इट इज एक्सेप्टेड एज मनी एज इट कैन बी कन्वीनियंट, ये तो पता है सबको। सच टाइप ऑफ पेपर मनी इज, अगेन बच्चों 50 साल पुरानी बकवास आज भी पढ़ाई जाती है। आज भी मेजॉरिटी लोग यही जानते हैं कि गवर्नमेंट अगर 1000 करोड़ की करेंसी छापती है तो इनके पास 1000 करोड़ का गोल्ड, सिल्वर,
डॉलर वगैरह वगैरह अपने पास गुल्लक में रहता है। ऐसा क्यों बोलते थे सर लोग? ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं, एज ऑफ टुडे ये बात अप्लाई नहीं होती है। अगर आपका भगवान ना करे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप उसको धमकी दे के चले आए, देख लेंगे तुमको। देखा, देख लो, अंधे हो गए कि नहीं देख पा रहे हो? कैमरा लगा के देख लो। व्हाट डज दिस मीन, देख लेंगे तुमको? व्हाट डज दिस मीन, देख लेंगे तुमको? बदला लेंगे। तो आप किससे जाके उसकी शिकायत करेंगे जो आपके साथ देखने जाएगा उसको? जो मार सके, आप तो खा के चले आए। समझ में आ गया? तो आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को लेके जाएंगे ना भाई, आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को लेके जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो स्ट्रॉन्ग पर्सन इज एक्चुअली व्हाट फॉर यू? बैकिंग। वो कहेगा जाओ पहले दो झापड़ तुम मारो, पता होता है तुम्हारी लड़ाई भी है तो मेरे लिए करवाओ तुम मुझसे लड़ाई। जब वो दो झापड़ आप मार लेंगे उसको, फिर वो आएगा। वैसे ही अगर मेरे पास भगवान करे इतने पैसे आ जाएं, कितने पैसे आ जाएं? ₹2 करोड़, और मैं आरबीआई में जाके बोलूं कि 2 करोड़ रुपए मेरे से ले लो और मेरे को इतने का गोल्ड दे दो। मान लीजिए जी आपके मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप क्लास से बाहर जाके पहले मोबाइल चला लीजिए। तो कॉल इंपॉर्टेंट है तो बाहर जाके पहले कॉल रिसीव कर लीजिए। हाँ, कहते हो ना, कॉल इंपॉर्टेंट है तो पहले कॉल रिसीव करें। पढ़ाई लिखाई तो अगले साल भी हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे पास भी पढ़ाई के टाइम पे बच्चों 50 कॉल आते रहते हैं, बट आई कीप ऑन इग्नोरिंग देम, बिकॉज जो मेरे सामने बैठा हो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके अगर ज्यादा कॉल आते हैं तो क्लास से बाहर चले जाएं और कॉल ही अटेंड करें, क्लास छोड़ देंगे। समझ में आ गया? मेरे को ऐसे बकवास स्टूडेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो वापस आते हैं। तो मेरे पास 2 करोड़ रुपए कैश था, मैं चला गया बैंक। मैंने कहा भैया मेरे को हिंदुस्तान रहना वहना नहीं है, मेरा हिसाब कर दो, मैं यूएस जा रहा हूं। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है कर देते हैं भैया आपका हिसाब। तो गवर्नमेंट ने मेरे से 2 करोड़ रुपया ले लिया और मेरे को बदले में गोल्ड दे दिया, और मैं इस गोल्ड को यूएस के फेडरल रिजर्व में जाके दे दूंगा, और वो मेरे को इक्विवेलेंट क्या दे देंगे बच्चों? डॉलर। सुनाई पड़ रही है मेरी बात? किसी जमाने में बच्चों ऐसा होता था, आई रिपीट, ऐसा होता था। अब ये बात कहां से निकल के आई कि जितनी करेंसी छापनी है उतने रुपए का हमारे पास गोल्ड होना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 करोड़ की करेंसी छापना चाहती है और गवर्नमेंट के पास गोल्ड है सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ का, कितने का गोल्ड है बच्चों? गवर्नमेंट ने 800 करोड़ का गोल्ड अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, और 800 करोड़ की बजाय करेंसी कितने की छाप दी? 1000 करोड़ की। और लोगों का उस करेंसी में विश्वास है। क्या विश्वास है? कि इस कागज के टुकड़े को कभी भी बैंक में लेकर जाएंगे तो बैंक हमको इसको बदले में सो कॉल्ड किस फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा? गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा। समझ में आ गया? विश्वास है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बाजा बजने वाला है। ढेर सारे लोग जिनके पास 1000 करोड़ की करेंसी थी, वो सारे के सारे लोग कहां चले गए? बैंक के पास। और बैंक से कह रहे हैं वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन लिविंग इन इंडिया, हमारा हिसाब कर दो और हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, और हमारा 1000 करोड़ रुपया कन्वर्ट किसमें कर दो? गोल्ड में। अब गवर्नमेंट कितने रुपए को सही में कन्वर्ट कर पाएगी? 800 करोड़। बाकी लोगों से क्या बोलेगी? हमारे पास गोल्ड नहीं है। तो वो कागज का टुकड़ा पप्पू कबाड़ी की रद्दी हो गई कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया? तो इसलिए पुराने जमाने में जब नोट छापे जाते थे तो उतने पैसे की गोल्ड कस्टडी अपने पास रखी जाती थी। बट ये सिस्टम बोला जाता था गोल्ड रिजर्व सिस्टम। व्हाट? गोल्ड रिजर्व। ये मैं आपको 18th सेंचुरी की बात बता रहा हूं, अब ऐसा नहीं होता है। यूएस में ये सिस्टम आज भी फॉलो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता था। उनके यहां क्या सिस्टम होता है? पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो, पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो, पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो। एक बार सत्संग कर लो मेरे साथ, अच्छा लगेगा। पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो, फिर से पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो, पेड़ काटो पेपर बनाओ डॉलर छापो। तो इससे हुआ क्या कि कंट्री में डॉलर तो बहुत ढेर सारे आ गए, आपके पास भी है मेरे पास भी है। समझ में आ गया? मेरे को जरूरत है $100 की और मेरी जेब में $20,000 पड़ा है, आओ चलो समोसा खाने चलते हैं। समोसे वाला कह रहा है $50 का है समोसा एक, क्योंकि उसको पता है जो समोसा लेने आ रहा है उनके पास पैसे की कमी है नहीं। इसलिए उन कंट्रीज में कभी कभी इन्फ्लेशन बहुत
ज्यादा हो जाता है। बाकी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में और भी जिक्र करेंगे, और जब मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाऊंगा तो इसका जिक्र फर्दर आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि आप तो भैया गुड्डू जी को लेके गए अपने साथ कि मेरी लड़ाई हो गई है, तुम मेरा साथ दो। गुड्डू भैया कह रहे मैं क्या साथ दूं, सौरभ सर को ले चलते हैं। तो मैं गया आपकी बैकिंग के लिए कि हाँ तुम पहले 2 झापड़ मारो, फिर हम लोग आ रहे हैं पीछे से। बट सामने पता लगा अपने ही मौसा जी थे, हम तो भैया भाग लिए। तो गुड्डू भैया और सौरभ सर किसी बैकिंग के लायक थे क्या आपकी? खुद ही भीगी बिल्ली वेट कैट बन गए वो लोग। समझे बात को कि नहीं समझे? तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके मोबाइल की बैटरी चुलुक 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 होकर बंद होने वाली है और 30% पे है, बट आपके पास 3 बार चार्ज करने के लिए पावर बैंक है, तो क्या आप गेम नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। बैकिंग क्या है आपके पास? पावर बैंक है आपके पास, कि डिस्चार्ज भी हो जाएगा तो फोन फिर से चार्ज हो जाएगा। बट अगर बाई चांस पावर बैंक ना हो, ट्रेन के अंदर मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था ना हो, क्या आप गेम खेलेंगे? पापा मी आपका गेम बना देंगे वहां पे। समझ में आ गई बात? तो गवर्नमेंट अगर 1,000 करोड़ के नोट छापती थी तो कितना अपने पास गोल्ड रखती थी? 1,000 करोड़, ताकि लोग कल को जब इसको कन्वर्ट कराने आए तो हमें औंधे मुंह गिरना ना पड़े। बातें समझ में आ रही हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रीज में डेवलपमेंट हो गया, जो गवर्नमेंट थी वो पूरा टेन्योर कंप्लीट करने लग गई, तो लोगों का विश्वास गोल्ड से ज्यादा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे हो गया। बात समझ में आई? यूएस क्यों इतना पूरी दुनिया में सो कॉल्ड परेशान करता है हर देश को? इसलिए ताकि उनके लोगों का, अमेरिकन का यूएस गवर्नमेंट पे विश्वास बना रहे। कुछ भी होगा तो हम बर्बाद नहीं होंगे, हमारे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का हाथ है। आई रिपीट, हमारे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का हाथ है। तो एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन, जो भी नोट छपता है उसकी बैकिंग कौन होता है पता है आपको? सिर्फ गवर्नमेंट। रियलिटी में गवर्नमेंट के पास शायद 100 करोड़ का गोल्ड होगा और 2,000 करोड़ के नोट छापते हैं वो लोग। तो सर कल को लोग वापस करने चले गए और कहें गोल्ड दो, अब गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी होती नहीं है। आप अपने 5 करोड़ रुपए दीजिए आरबीआई को कमर्शियल बैंक के थ्रू, और बोलिए मेरे को यूएस डॉलर ला दो, मेरे को थाईलैंड का बाट ला दो, मेरे को इटली का लीरा ला दो, मेरे को चाइना का येन ला दो या जापान का येन ला दो, तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। और वो गवर्नमेंट भी तभी कन्वर्ट करेंगी और कन्वर्ट करके अपनी करेंसी देंगी व्हेन दे हैव फेथ ऑन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंटल फंक्शंस। समझ में आ गई बात? तो उस जमाने में कन्वर्टेबिलिटी होती थी चिल्ड्रन गोल्ड में, बट आज गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी नहीं। समझ में आ गई ये स्टोरी चिल्ड्रन? तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि दिस पेपर मनी वाज 100% बैक्ड बाय मेटालिक रिजर्व, पुरानी बातें हैं, अब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं चलता है। ओके, तो 2 तरह का होता था बच्चों ये, एक कन्वर्टेबल होता था और एक इनकन्वर्टेबल। तो उस जमाने में कन्वर्टेबल होता था, बट नाउ डेज वी हैव इनकन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल का मतलब इंडियन रुपी गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए इस बात को? झटपट इसको अपडेट कर लें बच्चों। चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। सिंपली यहां लिखा है मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। कहने का मतलब 4 रुपए लगे और कॉइन कितने का है बच्चों? 10 रुपए का। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 एग्जाम्पल्स हैं चल रहे हैं। मनी वैल्यू का मतलब यहां पे क्या होता है? फेस वैल्यू। और कमोडिटी वैल्यू का क्या मतलब होता है बच्चों? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मेरे एग्जाम्पल में सो कॉल्ड फेस वैल्यू 10 रुपए है और कमोडिटी वैल्यू कितनी है इसकी? सिर्फ 4 रुपए। इस तरह के पैसे को आप क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। बट इसका एक और नाम अभी बताया था मैंने आपको, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड। ये रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है अपने आप को? बता क्या रहा है कि मैं कौन हूं? मैं 10 रुपए हूं, बट ये बना कितने से है? तो सर फर्क क्या हुआ दोनों में? क्योंकि ये अपनी वैल्यू औकात से ज्यादा बता रहा है, 4 रुपये का लोहा लेके घूम रहा है, 10 बता रहा है अपने आप को, तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव। क्रेडिट शब्द का यहां पे मतलब है इट इज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं 4 रुपए के मेटल को लेकर 25 रुपए का कॉइन बनाऊं और आपको कहूं लो चलाओ इसको, आप कहेंगे पागल का समय रखा है क्या हमको, ये कहां चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो दैट मनी विल नॉट बी कॉल्ड एज क्रेडिट मनी, बट दैट विल स्टिल बी कॉल्ड एज
रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को ज्यादा, बट है वो कम। बट क्या मेरी क्रेडिट वर्दीनेस है? मैं मान लीजिए एक नोट बनाऊं 500 का और अपने दादाजी की फोटो छाप दूं, चलेगा वो नोट? सर आप ही की फीस में आपको नोट देंगे बस, और कहीं नहीं चलेगा। तो इन दैट केस यहां क्रेडिट शब्द का मतलब क्या होता है? क्रेडिट शब्द का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस। लिखा ना, इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर, 4 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और फेस पे कितना लिखा हुआ उसके? 12 रुपए। समझ में आ गई बात? सॉरी 10 रुपए। तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कितने में कर रहा है? 10 में, बट बना कितने रुपए के मेटल से है? 4 रुपए से। तो इस तरह का क्या कॉइन आप गवर्नमेंट के अलावा किसी और का लेंगे बच्चों? नो। तो क्रेडिट इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस दिखा रहा है। समझ गए इस बात को? तो ये बात जरूर नोट कर लीजिए। मूविंग फर्दर, तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट मनी क्या है चिल्ड्रन? सबसे पहला क्या है बच्चों? टोकन कॉइन। 10 रुपए का सिक्का लोगों ने देखा होगा, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का भी देखा होगा, 50 पैसे का भी देखा होगा, 25 पैसे का शायद देखा होगा। बट क्या 50 और 25 पैसे के सिक्के चलते हैं? अब नहीं चलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? टोकन कॉइन चिल्ड्रन। रिप्रेजेंटेटिव टोकन कॉइन क्या होता है? 100% बैक्ड एंड फुल्ली रिडीमेबल इन सम कमोडिटी सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। ये प्रेजेंट इंडिया में क्या किसी भी देश में नहीं होता है। अब आपका कोई भी कॉइन, कोई भी पैसा आप ले जाओ, इंडियन कॉइन इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपी कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट नहीं होगा। एक बार एक बच्चे ने बोला नहीं सर हो जाएगा, मैंने कहा कैसे? कह रहे सर 1 लाख रुपए तनिष्क जाइए लेकर और उनसे गोल्ड कॉइन ले आइए। तो मैंने कहा प्रभु तुम्हारे पैर कहाँ हैं, काट के फेंक दूंगी, अगली बार से क्लास में आने लायक ही ना रहो। हम उस कॉइन की बात कर रहे हैं जो कॉइन सर्कुलेशन में होगा। क्या तनिष्क का 1 लाख का गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में यूज करेंगे? हाँ मेरे को दे दीजिएगा सर, आपकी इस महीने की सही। समझ में आ गया? तो हम उस कॉइन की बात करते हैं जो सर्कुलेशन में हो। फाइन चिल्ड्रन। सो पेपर करेंसी के फॉर्म में होता है जिसकी मार्केट वैल्यू of what is actually offered is less than the printed value of the note basically। तो नोट पे 100 रुपए लिखा है, बट क्या वो बनाने में 100 रुपए लगता है? अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट इस तरह का नोट कभी बनाएगी ही नहीं। ओके चलो, लिख लिया सबने? सर्क्यूलेटिंग प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक। अब सर ये क्या होता है? सर्क्यूलेटिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो सर्कुलेशन में है। प्रोमिसरी नोट क्यों बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट होता क्या है बच्चों? अगर क्लास 11th की अकाउंटिंग थोड़ी सी याद हो तो वी हैड समथिंग लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैंने आपको उधार में सामान बेचा, एक स्टैम्प पेपर पे 10 रुपए के हमने ये लिख लिया कि यू आर लायबल टू पे द मनी टू मी एंड यू विल पे द मनी टू मी आफ्टर 3 months। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर सेलर बनाए और बायर से साइन करवा ले, बट अगर बायर ही इस कागज के टुकड़े को बनाए और खुद साइन करके सेलर को दे दे, आई प्रॉमिस टू पे द मनी आफ्टर 3 months। लैटिन भाषा में इसको प्रोनोट बोलते हैं, अंग्रेजी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोमिसरी नोट। कौन प्रॉमिस करता है यहां पे चिल्ड्रन? गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर मैनेजिंग मनी रिलेटेड फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसको गवर्नर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट इट क्लियर? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बच्चों। इस टेक्स्ट का मतलब 99.99% लोगों को पता ही नहीं है। मेरे को तो लगता है कि जिन गवर्नर साहब ने साइन किया होगा शायद उनको भी ठीक से नहीं पता होगा इसका मतलब। इसका मतलब होता क्या है? 500 रुपए का नोट है बच्चों, ठीक है, और उस पर साफ साफ लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेगर। बेरर, बेगर को भी दे देंगे। बेरर का मतलब जिसके हाथ में होगा, द होल्डर बेसिकली। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹500। 500 के नोट में लिखा होता है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी के पास जवाब है क्या इसका? किसी के पास जवाब है? सर सुना ही नहीं है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? इसका भी जवाब है बच्चों। हर नोट में, चाहे वो 10 रुपए का हो, क्योंकि 5 और 2 रुपए के तो छपते नहीं है, चाहे वो 20 रुपए का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 2000 का ही बंद हो गया छपना, उस पे सिग्नेचर होता है गवर्नर का, गवर्नर आरबीआई, जिसको आप गवर्नर ऑफ इंडिया देख रहे हैं। 1 रुपए के नोट पे, वो भी छपना बंद हो गया अब, उस पे सो कॉल्ड गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता। 1 रुपए के नोट की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।
बाकी नोटों की जिम्मेदारी इज नॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज अगर आपके पास एक 500 रुपए का नोट है, आप गवर्नमेंट को बोले किसी भी बैंक में जाके, व्हेन आई से गवर्नमेंट आई मीन टू से द सिस्टम, आप बैंक जाएं एसबीआई और मैनेजर से बोले ये इस पे लिखा है ना, प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ रुपीज फाइन टू द बेरर, पे मी अ सम ऑफ रुपीज 500। मैनेजर की खोपड़ी सनक गई, क्या पागलपंती बोल रहे हैं, रांची से आए हो क्या? कह रहे नहीं, सौरभ की क्लास से आए हैं, मेरे को 500 रुपए दो, सम दो इसमें। तो मैनेजर कहेगा अच्छा कानून खेल रहे हो हमारे साथ। मैनेजर साहब वॉल्ट में जाएंगे, एक एक रुपए के 500 नोट निकालेंगे, आपसे 500 का नोट लेंगे और आपको 500 नोट दे देंगे। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज 500। तो 500 रुपए का एक नोट लिया और एक एक रुपए के कितने दे दिए? 500 नोट दे दिए। तो आप कहेंगे ये क्या, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, क्योंकि मैं आरबीआई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हूं और आरबीआई गवर्नर क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, आई प्रॉमिस टू पे, आई हैव पेड यू अ सम ऑफ, सब जोड़ के मैंने 500 तुमको दे दिया। अब मैं इन नोटों क्या करूं, तुम जानो, तुम्हारी भारत सरकार जाने, मेरी जिम्मेदारी बस इतनी थी। अब आप ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को विजिट करिए और उनसे कहिए कि भैया इसको कन्वर्ट कर दो गोल्ड में या सिल्वर में या डॉलर में या पाउंड में या किसी भी करेंसी में। समझ में आया? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज का मतलब क्या होता है? तो जितनी भी करेंसी कन्वर्ट होगी बच्चों, वो 1 रुपए के नोट में कन्वर्ट हो सकती है बस। और अल्टीमेटली उसको भी कन्वर्ट करके आप क्या करेंगे, यू मे ट्रैवल टू सम अदर कंट्री, तो अदर कंट्री में या तो उसकी करेंसी ले लो हमसे या गोल्ड ले लो, वहां जाके कन्वर्ट करा लेना। बट गोल्ड के ट्रांसपोर्ट पे क्योंकि रेस्ट्रिक्शन होता है इस तरह से, इसलिए आपको हम डॉलर या कोई दूसरी करेंसी में ही कन्वर्जन करके देते हैं। तो इस ज्ञान को सबको समझ में आ गया ठीक से? पक्का? चलिए, तो किसी से आप पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सी आपको जवाब क्या मिलते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन का आंसर बेसिकली। चले आगे बच्चों। डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, ये दो तरह के होते हैं, बहुत ध्यान देना इन बातों पे आपको, क्योंकि आपका जो अगला टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ मनी के बाद, उसमें ये काम आएगा। बिजनेसमैन अगर आप नहीं हैं तो आप बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं बच्चों, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सेविंग अकाउंट। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप कौन सा अकाउंट खोलते हैं? करंट अकाउंट। बैंक वाले इसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कासा। व्हाट? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जब जाएं चेक से, एटीएम कार्ड से, किसी भी कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल हो जाते हैं आजकल, आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स। सर यहाँ तो क्रेडिटर्स वगैरह कुछ लिखा है। बैंक में जो इंसान पैसा जमा करता है उसको लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिपॉजिटर। क्योंकि उसके पैसे बैंक के ऊपर एक बोझ पड़े हैं, तो बैंक उसे क्या बोलेगा बच्चों? क्रेडिटर बोलेगा। अंडरस्टूड व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? अंडरस्टूड व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? तो अगर आप मेरे को 100 करोड़ की चेक देते हैं तो दैट इज ऑल्सो एज गुड एज मनी, बट वो कौन सा मनी है? डिमांड डिपॉजिट है। ओके, जब आप डिमांड करेंगे वो पैसा आपको बैंक से मिल जाएगा। चलो आगे। ये तो बकवास लिखा हुआ है, गोल्ड और सिल्वर अब कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आप अगर किसी लेमन से या किसी ठीक ठाक इंसान से पूछें कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती कितना नोट छापना है, तो आपको 99% लोग दुनिया में यही जवाब देंगे, जितना गोल्ड हमारे पास रिजर्व होगा उसी के बेसिस पे नोट छापे जाएंगे। बट वो सैकड़ों साल पुरानी स्टोरी हो चुकी है, अब ऐसा कहीं नहीं अप्लाई होता है। ओके, चलिए आते हैं मनी के फंक्शंस में बच्चों। तो पहले जब फंक्शंस में आएंगे तभी हम ये कंटिंजेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें, फंक्शंस ऑफ मनी। thereafter we'll study what is called as money supply, और उसके बाद हमारा ये मनी यूनिट का हो जाएगा राम राम सत्य। चलिए, तो सब लोग हेडिंग लिख लें, फंक्शंस ऑफ मनी चिल्ड्रन। और आपको 3 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस नजर आएंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी, जिससे आप मेन और बेसिक बोलते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी, जिसे सब्सिडरी या डेरिवेटिव बोलते हैं। एंड थर्ड इज कंटिंजेंट फंक्शंस। पहले मैं आपको प्राइमरी और डेरिवेटिव शब्द का मतलब समझा दूं। लोगों ने सोचा कुछ ठंडा खाने का मन है, तो इन्वेंट कर दी आइसक्रीम। क्या इन्वेंट कर दी? आइसक्रीम। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी कोल्ड बेवरेज और कोल्ड स्वीट डिश और डेजर्ट इज आइसक्रीम। समझ में आ गया? अब आपने सोचा कि भाई शाम को कुछ मन कर रहा है चटपटा खाने का, तो आप क्या खा सकते हैं शॉप पे जाके?
चिप्स ही खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, तबीयत खराब करेंगे। थोड़ा देसी हिसाब किताब बता दीजिए, चाट खा सकते हैं। अब ये बातें क्लियर हो गई, शाम को कुछ चटपटा खाना है तो चाट खा लेंगे, और कुछ ठंडा डेजर्ट चाहिए तो आइसक्रीम। अब आपके घर में मान लीजिए रामायण की कथा बैठी है, या मान लीजिए भागवत कथा है। अब मम्मी लोग सोच रहे हैं कौन कचौड़ी तले, तो पापा को बोला 2 चाट का ठेला लगवा दीजिए, 2 आइसक्रीम का ठेला लगवा दीजिए। लोग चाट भी खा सकते हैं और आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो आपने अपने इवनिंग रिफ्रेशमेंट को लोगों के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो यू डिराइव्ड योर आइडिया फॉर अ बेटर कॉज बेसिकली। तो इस तरह से चाट खाना और आइसक्रीम खाना विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डेरिवेटिव। ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है। अभी एक हफ्ते पहले हमारे कजिन्स के यहाँ पे एक भागवत कथा थी, तो हम लोग को लगा शाम को डिनर होगा, बट उन्होंने आइडिया बड़ा सही दिखाया। उन्होंने एक चाट वाला लगवा लिया वहां पे, और एक आइसक्रीम वाला लगवा लिया। डेजर्ट का भी काम हो गया, इवनिंग रिफ्रेशमेंट भी हो गया, ना घर में किसी को मेहनत करनी पड़ी, ना किसी के बर्तन जूठे हुए। तो इट इज डेरिवेटिव, वी डिराइव इट। समझ में आ गया? आपको टीचर ने बचपन से लेकर 10वीं 11वीं तक नोट्स लिखवाए होंगे। कुछ बच्चे नोट्स लिख के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ले जाते हैं, टीचर पूछता है ये क्या करें, आउटसोर्सिंग है। डेरिवेशन, व्हाट इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन? डेरिवेशन। समझ में आ गया? कोई पर्सनल कमेंट नहीं था भाई, अगर किसी को लगा हो तो ऐसा मत सोचिएगा, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है आपको पढ़ाने के लिए। ओके चिल्ड्रन, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि फ्रिक्शन कैसे कम करें, और उसी आइडिया को मैंने डिराइव कर लिया और अपने डिजिटाइजर पे लगा लिया, ताकि जो मेरे पेन की निब है वो काफी साल तक चलती जाए। तो दिस इज डेरिवेटिव। तो चलिए डेफिनेशन से ही आया है, anything that is generally acceptable as a medium of exchange and the same time acts as a measure and store of value is called as what? Money. Got it clear? और सर ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स फॉर द fulfillment of credit transactions, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा आज शॉर्ट में समझेंगे, अगले क्लास में इसको और एक्सपैंड करेंगे। मनी को बेसिकली दुनिया में किस लिए लाया गया था बच्चों? ताकि लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में चीजों की बाइंग सेलिंग कर पाए। आप कुछ खरीदेंगे तो बदले में बार्टर सिस्टम तो नहीं होगा, क्या देंगे आप बदले में? मनी देंगे, पैसे देंगे। और अगर बार्टर सिस्टम होता तो 1 kg अनियन के बदले 2 चूहे देने पड़ते, 2 किलो गेहूं के बदले 1 मीटर कॉटन देना पड़ता, कुछ ऐसा ही नाटक चलता। इज दैट क्लियर? बट अब क्योंकि बार्टर सिस्टम है नहीं, तो वैल्यू ऑफ एनीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? मनी। तो जब ओरिजिनली मनी आया तो इन्हीं 2 चीजों के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का दिमाग चलने लग गया, और दिमाग चलते चलते ये सोचा मेरे पास आज पैसे नहीं है बट 2 महीने बाद आ जाएंगे, तो के आज मैं इसको परचेज कर लेता हूं, 2 महीने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। तो कैसे पेमेंट करूंगा? घोड़ा तो मर जाएगा, बिल्ली पिचक जाएगी, चूहे भाग गए, बट क्या स्टिल एग्जिस्ट करेगा? मनी एग्जिस्ट करेगा। तो इट कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस ऑल्सो। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस ऑल्सो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मोटर इन्वेंट की गई थी, और उसी मोटर को मिक्सर ग्राइंडर में लगा दिया तो सिलबट्टे का काम ही खत्म हो गया। तो मोटर को मिक्सर ग्राइंडर में लगाना वाज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरली तो व्हील मूव कराने के लिए बनाई गई थी वो। दिस इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी फंक्शन। समझ में आया? तो व्हील्स ओरिजिनली ऑटोमोबाइल्स में लगाए गए थे, या ठेले में लगाए गए होंगे, या कार में लगाए गए होंगे। फिर सोचा पैर में भी व्हील्स कैसे लगाए जाएं, तो स्केट्स का इन्वेंशन हो गया। तो स्केटिंग क्या है बच्चों? ओरिजिनल प्राइमरी यूज ऑफ व्हील है या सेकेंडरी यूज है? सेकेंडरी यूज है। समझ में आ गई बात? पहले फ्रिज आया होगा दुनिया में कि एसी आया होगा? फ्रिज। सोचा क्या कूलिंग कैपेसिटी बढ़ा दो और कमरे में यूज करने लायक हो जाए, तो एयर कंडीशनर बन गया। Thereafter money can be used for storing wealth also. आपके पास 100 करोड़ रुपए का एक लैंड है, उसको आप ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, तो आपने सोचा किसी को सेल करके पैसे लेके उसको घर में सेफली रख दें। आप अपने घर में ना रख पाए, मेरे घर में रखवा दीजिएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ फंक्शंस? सेकेंडरी फंक्शंस। तो अगले लेक्चर में फंक्शंस के साथ मनी सप्लाई पढ़ के इसका राम राम सत्य किया जाएगा। ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अपलोड हो जाएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिए।